जय हिंद दोस्तों। मैं सी राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों जीएसटी के कोर्स में आगे बढ़ते हैं, लेकिन हर बार की तरह आगे बढ़ने से पहले रिवाइज करेंगे अभी तक हमने क्या क्या किया है। हम कर रहे हैं सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर क्या था दोस्तों? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई प्लस 1 RWA 7(1)(b import of service for a consideration whether or not in the course of furtherance of business। लेकिन अगर बिजनेस पर्पस की बजाय आपने पर्सनल पर्पस के लिए मंगाया तो 9/9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट के अंदर एग्जम्पशन थी पॉइंट नंबर 10 में। अरे वाह सर, हमें सब कुछ याद हो गया। इसके बाद क्या था? अरे यार वहीं पे लिखना पड़ेगा ना। प्लस शेड्यूल 1 प्लस शेड्यूल 2 प्रोवाइडेड कंडीशंस ऑफ सेक्शन 7(1) हैज बीन सेटिस्फाइड माइनस शेड्यूल 3। ठीक है जी, डन। अब हम आगे देखते हैं। शेड्यूल 1 के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स थे दोस्तों? याद है या सब भूल गए? सर जी सब कुछ भूला भूला सा लग रहा है, एक बार रिवाइज करा दो सब याद आ जाएगा। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, स्टॉक की बात नहीं कर रहे, एसेट्स की बात कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट शेड्यूल 2 का पॉइंट था पैरा 4। अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल दिए तो दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसके बाद डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अंडर सेक्शन 25 से अगर आप सप्लाई करा रहे हो तो दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। ठीक है जी। शेड्यूल 1 के अंदर विदाउट कंसीडरेशन के पॉइंट की हम बात करते हैं। फिर प्रिंसिपल एजेंट की बात आ जाती है। अगर एजेंट ने अपने नाम पे जीएसटी नंबर ले लिया है तो लड़ाई झगड़ा खत्म। अगर एजेंट प्रिंसिपल के रजिस्ट्रेशन से काम कर रहा है, प्रिंसिपल से एजेंट के पास माल जा रहा है, तो दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर आप रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले रहे हो तो दैट विल आल्सो बी अ सप्लाई बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ही अगर आप ले रहे हो तो ही वो सप्लाई बनेगी। ठीक है जी। पर्सनल यूज इज नॉट सप्लाई। चलिए जी। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक एग्जम्पशन थी पॉइंट नंबर 1 के साथ ही। गोइंग कंसर्न के तरीके से अगर आप बिजनेस को बेच रहे हो तो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स के अंदर नोटिफिकेशन के तहत इसको एग्जम्प्ट किया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं जी शेड्यूल 2 पे। शेड्यूल 2 शेड्यूल 2 में क्या था दोस्तों? हाई सी सेल विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। राइट इन गुड्स अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हायर परचेज विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। टीनेंसी राइट अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। जॉब वर्क विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। ये हमने शेड्यूल 1 में कर ही लिया था। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, रेजिडोरी कोई भी रेंटिंग है दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ है कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर अगर आप कर रहे हो एंड कोई भी पैसा कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले अगर ले लिया तो जीएसटी एप्लीकेबल। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद पैसा मिलता है तो कोई जीएसटी नहीं है। लैंड के ट्रांसफर पे कोई जीएसटी नहीं है, कर्टेसी शेड्यूल 3। ठीक है बच्चों। इसके बाद ट्रेडमार्क अगर आप दे रहे हो, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रहे हो, दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कोई काम करने से मना करने के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है टॉलरेट करने के लिए, RWA लाउड स्पीकर, तो दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई भी रेजिडोरी बचता है दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंपोजिट सप्लाई गुड्स और सर्विस दोनों मिक्स है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्लस रेस्टोरेंट दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3, हाँ जी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप चल रहा है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड अगर उसने गिफ्ट दिए हैं 50,000 रुपए से ऊपर की वैल्यू के तो उस पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए ऊपर के गिफ्ट दिए हैं तो कर्टेसी शेड्यूल 2 पैरा 2, सॉरी शेड्यूल 1 पैरा 2। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। ये सब हमने कर लिया था। एक वो कोर्ट वाला पता नहीं कहाँ रहेगा, कोर्ट वाला दिखा नहीं। हाँ कोर्ट, ये नीचे आ गया। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, कोई कोर्ट की सर्विसेज ली जा रही है उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। एमपी एमएलए की सर्विसेज पे कोई जीएसटी नहीं है। फ्यूनरल ब्यूरियल कोई दाह संस्कार की सर्विस है उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ बिल्डिंग
दैट विल आल्सो बी आउट ऑफ जीएसटी, मतलब पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 लैंड की सेल पे। ठीक है जी। एक्शनेबल क्लेम हमने पढ़ लिया था, अनसिक्योर्ड डेब्ट, क्लेम्स टू एनी डेट, claim to any debt other than debt secured by mortgage of property, debt secured by mortgage of land or building। ठीक है, that will be actionable claims। पैरा 7 पैरा 8 के ऊपर मैं एक अलग वीडियो आपको दे दूंगा। ये तो हो गया जी शेड्यूल 3 का। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज थी जो सेक्शन 7(2)B के अंदर गवर्नमेंट ने कहा हुआ था, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। पंचायत और अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस के लिए जो भी फीस ली जाती है उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ये नोटिफिकेशन के तहत गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, एज में बी नोटिफाइड, ये दोनों को नोटिफाई किया हुआ है। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर है तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स टूल्स एंड स्पेस, बेसिकली कोई भी व्हीकल अगर कहीं और काम करने के लिए जा रहा है तो कोई जीएसटी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, वो जो काम कर रहा है उसकी जो भी फीस वगैरह लेगा उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा रिवीजन पार्ट कंप्लीट हो गया। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई प्रॉब्लम सुनिए हम, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, मैंने एक माल बनाया, मोबाइल बनाया मान लीजिए। ठीक है जी, मैंने एक मोबाइल बनाया, इसका पैकिंग किया, इसको ट्रांसपोर्ट किया। मान लीजिए मोबाइल के ऊपर जीएसटी का रेट था 18%, पैकेजिंग के ऊपर मान लीजिए जीएसटी का रेट था 12%, ट्रांसपोर्ट के ऊपर मान लीजिए जीएसटी का रेट है 5%। अब सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, भैया ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई आप किसी भी तरीके की दोगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना है। अब मैं सामने वाले का मिस्टर रामू का बिल कैसे बनाऊं, रामू का बिल कैसे बनाऊं? रामू बोला भाई देख सुन, थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं, तू अलग अलग बिल कर। 50,000 रुपए के मोबाइल पे तो लगा 18%, 10,000 रुपए 2,000 की पैकिंग पे लगा तो 12%, और 1,000 रुपए के ट्रांसपोर्ट पे लगा 5%। एक एग्जांपल के तौर पे, जब आप अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग रेट लगाओ दैट इज नोन एज कंपोजिट सप्लाई। अब आइए पढ़ते हैं कंपोजिट सप्लाई क्या है। अब इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन थी, मैं चाहता तो अब मैं उल्टा एक एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, उल्टा एग्जांपल क्या लेता हूं, मेरा मोबाइल फोन तो था मान लीजिए 5% पे, पैकेजिंग थी 12 पे, और ट्रांसपोर्ट था 18 पे। अब मुझे किस में बेनिफिट है, मुझे बेनिफिट है इन तीनों को इकट्ठा करके और सब पे 5% जीएसटी लगा दूं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। बिल्कुल ठीक बात है, ये प्लानिंग चल रही है अब। ठीक है, आप उस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे, इन तीनों का अलग अलग रेट पे भी बना सकते हो, इन तीनों का इकट्ठा एक ही रेट पे भी बना सकते हो, लेकिन वो प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए, मतलब मेजर सप्लाई वो होनी चाहिए। आइए अब पढ़ते हैं। GST is payable on goods or services or both at the notified rates. The application of rate poses no problem if the supply is of individual goods or individual services, which is clearly identifiable. Clearly it was identifiable कि मोबाइल है, and such goods or services are subject to a particular rate of tax. Sometimes supplies are a combination of goods या combination of services. भैया मोबाइल फोन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों हो गया, और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, दोनों तरीके का हो गया। एंड ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट में अट्रैक्टेड डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स, उन सब के ऊपर अलग अलग रेट ऑफ टैक्स लग रहा था। इन सच ए केस द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड ऑन सच सप्लाईज मे बी ए चैलेंज, ये चैलेंज बन जाएगा कि भैया कौन सा रेट लगाया जाए। देयरफॉर जीएसटी लॉ आइडेंटिफाइज कंपोजिट सप्लाईज एंड मिक्स सप्लाईज, मिक्स सप्लाईज अभी कवर करेंगे, and provide certainty in respect of tax treatment under GST for such supplies. अब हमें दिक्कत हो रही है ये डिसाइड करने के लिए कि कंपोजिट सप्लाईज कब होगी।
तो इसमें सेक्शन 8 के अंदर क्या लिखा है, टैक्स लायबिलिटी ऑन ए कंपोजिट और ए मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमिन्ड इन द फॉलोइंग मैनर नेमली। ठीक है जी, एक कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाईज, दो या उससे ज्यादा की सप्लाईज हैं, वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई, शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। अपने केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या था, मोबाइल फोन, क्योंकि पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट दे किस चीज के लिए रहे हो, मोबाइल फोन के लिए तो दे रहे हो भैया। पैकेजिंग थोड़ी ना ट्रांसपोर्ट करना है अपने को तो मोबाइल फोन ट्रांसपोर्ट करना है, मेन आइटम इज मोबाइल फोन। A composite supply consisting of two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply। उसको principal supply की ही supply माना जाएगा। आइए दोस्तों अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंपोजिट सप्लाई क्या कहता है, क्या कहता है सर कंपोजिट सप्लाई? सेक्शन 2 में कंपोजिट सप्लाई डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। कंपोजिट सप्लाई मीन्स ए सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। पर्सन लिखा है क्या? नहीं, टैक्सेबल पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड होगा जीएसटी में, टू ए रिसिपिएंट जिसको हमने सेल करना है, कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, अगर कोई भी एग्जाम सप्लाई है उसकी बात हम नहीं कर रहे, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और एनी कॉम्बिनेशन दे रहा हो, उनका कोई भी कॉम्बिनेशन बन गया, विच आर नेचुरली बंडल्ड। सर ये नेचुरली बंडल्ड बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एक बंदे को जोश आया, एक बंदे को जोश आया, उसने क्या किया, उसको बेचना था तो लैपटॉप बैग, लैपटॉप बैग, उस पे जीएसटी का रेट था 18%। ठीक है जी, लैपटॉप बैग के ऊपर था 18% और सॉल्ट के ऊपर था 0% टैक्स। उसने पता है क्या किया, उसने उठा के लैपटॉप का बैग लिया, उसके अंदर नमक भर दिया, एक पॉलीथीन में डाला नमक और उसके अंदर डाल के और पैक करके बेच दिया, और कहता है भैया मैं तो नमक बेच रहा हूं। क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? क्या सारी दुनिया ऐसे ही नमक बेच रही है? आंसर इज नो। जजमेंट आई कोर्ट की, जीएसटी 18% पूरा लगेगा। तो अपने को ध्यान रखना है विच आर नेचुरली बंडल्ड, सबसे जरूरी चीज है वो नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, और दोनों को एक दूसरे के साथ बेचा जाता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। भैया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो कॉम्बिनेशन चलना चाहिए। अब आप मोबाइल फोन के साथ टेम्पर्ड दे रहे हो, दिस इज नेचुरली बंडल्ड। मोबाइल का कवर दे रहे हो, नेचुरली बंडल्ड। आप फोन के साथ सॉरी कैमरे के साथ लेंस दे रहे हो, दिस इज नेचुरली बंडल्ड। आप लाइट के साथ स्विच दे रहे हो, दिस इज नेचुरली बंडल्ड। लेकिन मैं लाइट के साथ, वायर के साथ फर्नीचर बेच दूं, दैट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड। तो अपने को नेचुरली बंडल्ड का ध्यान रखना है दोस्तों, विच इज वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई। अपने केस में था वो मोबाइल फोन वाज द प्रिंसिपल सप्लाई, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट वाज सेकेंडरी। ठीक है, where the goods are packed and transported with insurance, the supply of goods, packing materials, transport and insurance is a composite supply and supply of goods is a principal supply। तो आप प्रिंसिपल सप्लाई का ही रेट ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस वगैरह पे लगा सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब दोबारा एक बार दोबारा रिवाइज करा दो सर। कंपोजिट सप्लाई मीन्स ए सप्लाई मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply। अब देखो कितने सारे कीवर्ड्स हैं इसके अंदर। पहली बात तो मीन्स ए सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू ए रिसिपिएंट consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both, which are naturally bundled in the ordinary course of business, one of which is a principal supply। सर पेपर में तो सब भूल जाएंगे, बच्चों याद तो रखना पड़ेगा। मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं, ध्यान से समझो, गोटा नहीं मारने का, समझ के करने का। सप्लाई सबसे पहली बात टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज होनी चाहिए। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई। ऐसे याद करना पड़ेगा बच्चों इसको।
थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन ये लर्न करना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? सर प्रिंसिपल सप्लाई भी डिफाइन है, हाँ बच्चों, हाँ प्रिंसिपल सप्लाई भी डिफाइन है। मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कंस्टिट्यूट्स अ प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। अब मोबाइल फोन, पैकिंग, इंश्योरेंस, सॉरी पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के अंदर पैकिंग और ट्रांसपोर्ट तो सेकेंडरी और बहुत छोटी सी वैल्यू रखते हैं, मोबाइल फोन की वैल्यू ज्यादा है। which constitutes the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary। भाई पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के बिना भी तो मोबाइल फोन ट्रांसफर किया जा सकता है ना, दैट वाज नॉट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, वो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट नहीं है, उसके बिना मोबाइल फोन का बिकना कोई वो लॉजिकल नहीं है कि इसके बिना मोबाइल फोन बिक ही नहीं सकता। हो सकता है ना सामने वाला बंदा मेरी फैक्ट्री आके ले जाए, बिल्कुल ठीक बात है। तो प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच कंस्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, मतलब मेजर एलिमेंट वही है ऑफ ए कंपोजिट सप्लाई एंड टू व्हिच एनी अदर सप्लाई इज एंसिलरी। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल सप्लाई की अगर डेफिनेशन तुम्हें लिखनी पड़ी पेपर के अंदर तो आप क्या लिखोगे? प्रीडोमिनेंट एलिमेंट याद रखोगे एंड एनी अदर सप्लाई इज एंसिलरी, ये याद रखोगे। ठीक है जी, आइए अब हम वापस चलते हैं अपने सेक्शन पे। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या लफड़ा हुआ दोस्तों? एक मिक्स सप्लाई आई सर। अब इसके बाद सर एक तोते उड़ा देने वाला क्वेश्चन सर। अच्छा जी बताइए, तोते उड़ाइए सर। मैं गया हल्दीराम्स के आउटलेट, दिवाली का सीजन था सर, मैं आपके लिए गिफ्ट लेने गया सर। अच्छा मेरे लिए गिफ्ट लेने गए दिवाली के सीजन में, थैंक यू बच्चों। वैसे होली आने वाली है, पहले होली पे दे दो ना सर। मैं वहां पे गया, मैंने वहां पे देखा बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने गिफ्ट पैक किया हुआ था। एक गिफ्ट पैक था जिसमें नमकीन थी, हल्दीराम ने बिस्किट भी डाले हुए थे सर, सर कोल्ड ड्रिंक भी थी, मिठाई भी थी, गुलाब जामुन था सर, बढ़िया लाल वाला सर। अच्छा इतने सारे आइटम थे एक ही पैकेट में? हाँ सर, मिठाई पे 5% वैट जीएसटी था, किसी पे 12 था, किसी पे 18 था, किसी पे 28 था। अब क्या करें सर? व्हाट इज प्रीडोमिनेंट एलिमेंट सर? व्हाट विल बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल सप्लाई सर? सर देखो कोशिश करना अपने क्लाइंट का अगर टैक्स बचाना है तो कंपोजिट सप्लाई में रहना। ऐसा सर? हाँ जी। अब इस केस में लेकिन आप कंपोजिट सप्लाई में रह ही नहीं पाओगे, बिकॉज प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इज मिसिंग। हर एक आइटम की अपनी वैल्यू है, हर एक आइटम की इक्वली इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट आया इसके लिए। A mixed supply comprising of two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts highest rate of tax। मतलब कि सर 28% टैक्स लग जाएगा सभी आइटम्स के ऊपर। इसका कंसोलिडेटेड प्राइस था मान लीजिए 600 रुपए, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया 600 रुपए में हमें नहीं पता कौन सा आइटम 5 का है, कौन सा 12 का है, कौन सा 18 का है, जिस आइटम पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है वही लगा दो पूरे पे। तो 600 रुपए पे पूरे पे 28% लगा दिया, जो मैक्सिमम रेट अवेलेबल था उन सब आइटम्स के बीच में। सर ये तो नुकसान हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, मिक्स सप्लाई के अंदर अपना नुकसान है। आइए अब मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं। ओके, मिक्स्ड सप्लाई, ये रहा सर मिक्स्ड सप्लाई की डेफिनेशन क्या है। मिक्स सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 74 मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, उनका कॉम्बिनेशन कर दिया, मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, दोनों को इकट्ठा एक ही पैकेट में पैक कर दिया, बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर ए सिंगल प्राइस, उसका एक ही प्राइस रख दिया, अलग अलग प्राइसेस नहीं दिए। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट ए कंपोजिट सप्लाई, अगर उसको कंपोजिट सप्लाई में डाल सकते हो तो डाल लो भैया, अगर नहीं डाल सकते तो मिक्स्ड में आ जाओगे बाय डिफॉल्ट। एग्जाम्पल, ए सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैंड फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, आई ला बहुत भूख लग रही सर, aerated drinks and fruit juices when supplied for a single price is a
mixed supply. It will be treated as mixed supply. Each of these items can be supplied separately. अगर आप separately sold करते हो और अलग अलग का अलग अलग बिल बनाते हो तो अलग अलग रेट लग जाएगा. And is not dependent on any other. It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately. अगर आप separately इसको सप्लाई कर दोगे तो अलग अलग जीएसटी के रेट लगेंगे और मिक्स सप्लाई वाला हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स सभी आइटम्स पे नहीं लगेगा. ओके, चलिए आप वापस चलते हैं बच्चों. ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे भी आपके इजीनेस के लिए दे दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं. चलिए जी एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं. एक कंज्यूमर बाइज अ टेलीविजन सेट एंड ही आल्सो गेट्स मैंडेटरी वारंटी. उसको वारंटी मिली एंड ए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द टीवी. दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई. व्हाई? बिकॉज दीज आर नेचुरली बंडल्ड. ये नेचुरली बंडल्ड को तो घोट के पी जाओ. Naturally bundled items should be naturally bundled. In this example, supply of TV is the principal supply. अच्छा पेपर में क्वेश्चन आएगा whether this is a composite supply or a mixed supply, तो आप लिखेंगे as per section 8 of the CGST Act 2017, read with section 2 of the CGST Act in terms of definitions of composite supply, mixed supply and principal supply. ठीक है, read in conjunction with each other. और अच्छे से लिखना चाहते हो, read in conjunction with section 2 pertaining to definitions of mixed supply, composite supply and principal supply. अब इतना तो याद कर ही सकते हो ना यार. मैं मानता हूँ सेक्शन 2 सबसेक्शन क्या है वो मत लिखो आप, सबसेक्शन थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन सेक्शन 2 तो लिख ही सकते हो ना. अपने को पता है, अपने लोग राहुल सर के स्टूडेंट है, अपने को पता है सेक्शन 2 डेफिनेशंस का ही है. और डेफिनेशंस सिर्फ एक रिलेटेड पर्सन की ऐसी डेफिनेशन थी जो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में थी, बाकी सब डेफिनेशन सेक्शन 2 में है. चलिए जी, वारंटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज आर एंसिलरी, तो वो उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा कंपोजिट सप्लाई के अंदर. अच्छा जी, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग सा सर्कुलर है. एक बात बताइए, अब मैंने अपनी जीएसटी की किताब प्रिंट करवाई, जीएसटी की बुक प्रिंट कराई, सारा मटेरियल मैंने बना के दिया. ये बैठा है सुंदर सा मेरा प्रिंटर. ये मेरा प्रिंटर है जो मेरी किताब को प्रिंट करेगा. ये मैं हूं, सुंदर सा बेबी. ठीक है जी, मैंने इसको बोला भैया मेरी किताब प्रिंट कर दे. इसने बोला सर मैं प्रिंट तो कर दूंगा, पहले ये बताओ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा कि सर्विस माना जाएगा. मैंने कहा अच्छा मेरे से सवाल जवाब करते हो. कहता देखो मटेरियल के लिए बुक्स का जो मटेरियल है, जो लिखने वाला मटेरियल है वो तो आप दोगे, पेजेस सारे मैं यूज करूंगा. मतलब खाली पेज जिस पे प्रिंट होगा, इंक मेरी होगी, इंक मेरी होगी. क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा? क्या कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा या मिक्स सप्लाई माना जाएगा? देखो पहली बात तो सप्लाई ऑफ सर्विस में तो आई होप सो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि भैया ये सर्विस है, गुड्स तो कुछ है ही नहीं. पेपर का क्या है, पेपर कंस्टिट्यूट्स एंसिलरी एलिमेंट, इट वाज नॉट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट. ठीक है जी. प्रिंटिंग इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ पेपर एंड सप्लाई ऑफ सर्विस. इट विल बी ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई. सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द कंटेंट, कंटेंट इज द मेन. प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? कंटेंट जो मैंने लिख के दिया है, दैट इज प्रिंसिपल सप्लाई. बिकॉज वो कंटेंट मेरे पास ही है, वो किसी और के पास नहीं है. दैट कंस्टिट्यूट्स द मेजर एलिमेंट. और कंटेंट की वजह से ही किताब की वैल्यू है. उस पर ABCD लिख दो, उसकी वैल्यू अलग है. मेरा कंटेंट जीएसटी का लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, वो महंगा बिकेगा. ठीक है बच्चों, तो सप्लाई ऑफ कंटेंट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. अब सर अब मैं कंफ्यूज करूंगा. अब मैंने उसको ये बोला भैया एनवलप्स ले और उस पे मेरा प्रिंट कर दे राहुल गुप्ता एंड कंपनी. ठीक है, एनवलप किसने सप्लायर किया? सप्लायर इज डूइंग प्रिंटिंग ऑफ एनवलप्स. सप्लायर इज डूइंग प्रिंटिंग ऑफ एनवलप्स. ठीक है,
डिजाइन्स मैं दूंगा उसको, डिजाइन्स मेरे हैं, मैंने कहा भाई डिजाइन मैं दूंगा, ऐसा डिजाइन कॉपी करना है। फिजिकल इनपुट्स सारे के सारे प्रिंटर के हैं, मतलब कागज वागज प्रिंटिंग इंक वगैरह सब प्रिंटर की है। नाउ अब एक बात समझिए इसके अंदर डिफरेंस क्या है। यहाँ पे तो हम थे सप्लाई ऑफ सर्विस पे, यहाँ पे हम कह रहे हैं इसको सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड दैट इज ऑल्सो ए कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई की तो बात होती ही नहीं ना, यहाँ पे मिक्स सप्लाई का कुछ लग भी नहीं रहा है सच की भैया जो है बहुत सारे आइटम्स अलग अलग रेट्स के मिक्स हो रहे हैं, नहीं। वो क्या करेगा, एनवेलप्स, एनवेलप्स के ऊपर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा एनवेलप्स को। बेसिकली एनवेलप्स को ये माना जाएगा कि एनवेलप्स की सेलिंग हो रही है, तो इसको इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स माना जा रहा है, सर्विस नहीं माना जा रहा। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है दोस्तों इसमें। आप देख रहे हो कंटेंट की कीमत थी इसलिए मेरा वो सप्लाई ऑफ सर्विस बना, कंपोजिट सप्लाई बना। कंपोजिट सप्लाई ये भी बना, मिक्स सप्लाई की तो कहीं बात हो ही नहीं रही, लेकिन ये सप्लाई ऑफ गुड्स बन गया क्योंकि एनवलप सप्लाई हो रहे हैं। एनवलप्स जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है। ओह अच्छा, वहां पे प्रिंटिंग जो थी वो सब्सटेंशियल वेटेज रखती थी, यहाँ पे एनवलप सब्सटेंशियल वेटेज रखता है। अब एक बात बताइए, हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, उसका फूड गया है, क्या वो हॉस्पिटल की सर्विस में इंक्लूड होना चाहिए या फूड सर्विसेज में इन्वॉल्व होना चाहिए? इसमें डिफरेंस क्यों? सर देखिए, हॉस्पिटल सर्विसेज के ऊपर, हॉस्पिटल सर्विसेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन जो फूड सर्विसेज है उस पर जीएसटी है। तो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई ऐसे भी लगता है भैया, हॉस्पिटल की सर्विसेज में क्या फूड की सर्विसेज को इंक्लूड माना जाए एज ए पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई? ओह अच्छा सर, अब समझ में आया आप क्यों करा रहे हो ये कॉन्सेप्ट, क्यों हमें जानना जरूरी है। हाँ बच्चों, फूड सप्लाई टू द इन पेशेंट्स as advised by the doctor या nutritionist, okay, is a part of composite supply of healthcare and not separately taxable। मतलब इसके ऊपर सेपरेट टैक्स नहीं लगेगा, वो डॉक्टर के हिसाब से, न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से दिया गया था। अदर सप्लाईज ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट्स और देयर अटेंडेंट्स और विजिटर्स आर टैक्सेबल। भैया पेशेंट एडमिट है, 4 रिश्तेदार आए मिलने के लिए, उन्होंने भी खाना खाया, उस पर टैक्स लगेगा। सिर्फ पेशेंट की जो फूड की रिक्वायरमेंट है उस पर कोई जीएसटी नहीं है। ओह अच्छा सर, यस बच्चों यस। चलिए जी, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। बस की बॉडी बनाई, बस खरीदी और उसी को बोला भाई बॉडी लगा के दे दे, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने बस कहीं और से ली, किसी और को दिया, भैया बॉडी में लगा दे इसके ऊपर। फैब्रिकेशन चेंजेस, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर कंसोलिडेटेड बिल कट गया बस का और क्या था ये, चेसिस के ऊपर जो वो बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग, अगर बस और बॉडी का एक ही बिल बन रहा है तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ बस। कंपोजिट सप्लाई, कंजंक्शन विद ईच अदर, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज बाय अ टैक्सेबल पर्सन will be treated as supply of that particular supply predominant element which is a principal supply। ओके बच्चों, अब अगला पॉइंट, रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स। टायर्स के ऊपर जब हम ज्यादा गाड़ी चला देते हैं तो टायर के ऊपर से सारी परत हट जाती है, तो उसको रिट्रीट किया जाता है, रिट्रीट किया जाता है। सप्लायर बाइंग ओल्ड टायर्स डज रिट्रीडिंग, खुद ही पहले मार्केट से टायर खरीदता है, उसके ऊपर रिट्रीडिंग करता है और फिर उसी टायर को किसी कस्टमर को बेच देता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ टायर्स। लेकिन मैं अपना टायर लेके गया, भाई इसको रिट्रीट करके दे दे और मेरी गाड़ी में वापस लगा दे, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सर अब समझ में आ गया अच्छे से, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, आंख बंद करके क्वेश्चन मत कर देना, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का बहुत ध्यान से करना अटेम्प्ट, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। मिक्स सप्लाई हमने कर ही लिया है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ
मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर ए सिंगल प्राइस, सिर्फ एक ही प्राइस के लिए, वेयर सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट ए कंपोजिट सप्लाई। अगर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है और टू और मोर सप्लाईज को यूज करके हमने एक आइटम बनाया है, तो मैक्सिमम जीएसटी का रेट जिस आइटम पे होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज जीएसटी का रेट ऑन ऑल द आइटम्स। The individual supplies are dependent of each other and are not naturally bundled. वो naturally bundled नहीं है। A supply can be mixed supply only if it is not a composite supply. कोशिश करो composite supply बन जाए, नहीं बन सकती mixed supply पे आ जाओ। A mixed supply shall be treated as supply of that particular supply that attracts the highest rate of tax. ठीक है जी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। More than one supply made together and taxed at individual rates. There can also be a case where an activity transaction involves more than one of the goods or services or both, but neither they are composite supply nor mixed supply. That is, all supplies carry independent significance. उन सबकी अपनी अपनी individual significance है, importance है। In such a case, if separate consideration is indicated against each supply, हर सप्लाई के अगेंस्ट एक एक्स्ट्रा कंसिडरेशन लिखी हुई है, ईच सच सप्लाई शैल बी चार्ज एट द रिस्पेक्टिव रेट एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर सप्लाई। यानी कि अगर आप हर आइटम का अलग अलग रेट ले रहे हो तो कहीं ना कहीं ये कंपोजिट सप्लाई हो गया है। पर 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 कंपोजिट सप्लाई नहीं बोल सकते हम इसको ये बोलेंगे कि भैया हर आइटम का उस आइटम के रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाए। अब देखिए कैसे, आप गाड़ी सर्विस कराने जाते हो, सर्विसिंग ऑफ कार्स जाते हो, इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स, स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं, लेबर भी होता है, उसके ऊपर हर आइटम के ऊपर अलग अलग जीएसटी लगा होता है, कभी ध्यान किया हो। एंड सर्विसेज वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर शोन सेपरेटली, उन सब की वैल्यू सेपरेटली पता होनी चाहिए। अगर आपको अलग अलग रेट लगाना है तो उन सब की वैल्यू आपके पास अलग अलग होनी चाहिए। द गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी लायबल टू टैक्स एट द रेट एज एप्लीकेबल टू सच गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, पहली बात तो क्वेश्चन देखते ही साथ खुश हो जाना, वाह सर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन आ गया। सेक्शन 8 रेड विद सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, हम ये तो लिख ही देंगे, और कुछ आता हो या ना आता हो सर इतना तो घोटा मार ही लेंगे। कंपोजिट सप्लाई में अपना फायदा है, मिक्स सप्लाई के अंदर अपना नुकसान है। दिस इज गेन, दिस इज लॉस। वाई? इसके अंदर जीएसटी कम लगेगा, इसके अंदर जीएसटी ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो आइटम का रेट होगा वो लगेगा। कंपोजिट सप्लाई मींस टू और मोर सप्लाईज, उसके अंदर से प्रीडोमिनेंट एलिमेंट निकालना है, नेचुरली बंडल्ड होने चाहिए वो, और प्रिंसिपल सप्लाई वाला ही रेट लग जाएगा। मोबाइल फोन, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग, याद रखना एग्जांपल, ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई वाज मोबाइल। मिक्स सप्लाई में हल्दीराम्स का याद रखना एग्जांपल कि हल्दीराम्स वाले ने मिक्स सप्लाई में फॉल करा दिया, जीएसटी फालतू लगवा दिया अपना, जीएसटी फालतू लग गया। ठीक है दोस्तों, आज हमारा चैप्टर 3 सप्लाई कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और आई होप सो कि हम लोगों का समझाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या कुछ और आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी हम करने को तैयार हैं। प्लीज डू लाइक एंड कमेंट। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.